हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो छात्रों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि विद्या ज्ञान 2024 के लिए हम एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप इस पेपर की वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 2024 में जो इस वर्ष दिसंबर में जो आपका पेपर होगा विद्या ज्ञान का, उसमें आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। यदि आप इस पेपर की वीडियो को देख लेते हैं तो उसमें जो जो प्रश्न आपसे पूछता है सारे के आप उत्तर सही एवं अच्छे से करके आएंगे। छात्रों आपको इस वीडियो को कहीं भी रोकना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। तो छात्रों ये उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए है और कहीं आप दूसरे राज्य से भी हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बिहार हो गया या फिर कोई भी राज्य हो गया आपका, उसमें भी आता है, मगर थोड़ा सा प्रश्न ऊपर का नीचे हो जाता है तो नीचे का ऊपर हो सकता है, ऐसे करके सभी पूछता रहता है। ठीक है, तो छात्रों सबसे पहले आपका खंड क आता है, तो खंड क में आपसे कौन सा प्रश्न पूछता है? हिंदी से संबंधित। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो इसमें पूछता है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। छात्रों 1 से 5 तक आपसे कुछ गद्यांश पूछेगा, उन्हें आपको पढ़ करके उत्तर देना है उनको सभी को। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर का युग, यह एक कहानी के जैसा है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लहा लें। चलिए, कंप्यूटर का युग, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। यदि भारतवर्ष का नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग कारखानों और यहाँ पर आपका हो गया व्यवसाय, हिसाब किताब तथा रुपए गिनने की मशीनें कंप्यूटर कृत हो गई है। आज भी कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है तथा आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर आज की ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है। कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इनके बिना आज की दुनिया अधूरी जान पड़ती है। सांसारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन हो जाता है। छात्रों इस कहानी को आपको पहले देखना है, समझना है, और क्योंकि इसी से संबंधित आपसे 1 से 5 तक पूरा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो उन 5 के आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप कहानी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब उसके बाद इसके उत्तर को आप अच्छे से दे पाएंगे। पहले मनुष्य जीवन भर में यदि 100 लोगों से संपर्क में आता था तो आज वह 2000 लोगों से संपर्क में आता है कंप्यूटर की वजह से। ठीक है, पहले वह दिन में 5-10 लोगों से मिलता था तो आज 50 से 100 लोगों से मिलता है। पहले वह एक दिन में काम करता था तो आज रात में भी व्यस्त रहती है। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं तथा साधन बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो कैसी भी अवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय मूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो।
या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं कंप्यूटर पलक झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुरक्षा हो गई है। छात्रों, आई होप कि आपको इस कहानी को पढ़ा होगा। तो इस कहानी में आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि इसी से संबंधित आपसे कुछ न कुछ प्रश्न पूछेगा। तो चलिए अब आपको प्रश्न के जवाब देने हैं। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। क्योंकि कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। क्योंकि कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गई है। क्योंकि कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी लोगों का अभिन्न अवयव बन गया है। छात्रों, इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें जो आपका सही होगा वह आपका ए वाला सही होगा, क्योंकि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। ठीक है, तो इसका आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अब इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। अब कंप्यूटर किस प्रकार रामबाण औषधि है? तो अब इसका दूसरा प्रश्न आ गया, कंप्यूटर किस प्रकार रामबाण औषधि है? कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है। कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। या फिर कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो गई है। या फिर मानव की सारी समस्याओं का हल कंप्यूटर द्वारा ही संभव है। तो जो दूसरा है, तो दूसरे का आपका जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा। कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। ठीक है, क्योंकि यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे कुछ न कुछ भूल चूक हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर भूल नहीं करता है। ठीक है, तीसरा, कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? तो ये जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, इसको भी पहले सभी को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती थी। गलतियां होने के डर से कर्मचारी घबराए हुए रहते थे। क्रिकेट मैच में गलत निर्णय का खतरा रहता था। मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटना होती थी। तो जो तीसरा है, इसका आपका जो सही होगा वह आपका यहाँ पर ये बी वाला सही होगा, क्योंकि गलतियाँ होने के डर से कर्मचारी घबराए हुए रहते थे। हमने जो पढ़ा था उसमें। ठीक है, और अब आपका आ गया चौथा, कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है, क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरकृत हैं। तो यहाँ पर ये काला काला हो गया है, तो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, तो ये जो चौथा है आपका, देखिए ये जो पहला वाला है ना, यही सही होगा। सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरकृत हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है, क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरकृत हैं। ठीक है, अब क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटर जैसा हो गया, तो इसलिए आपका ए वाला सही होगा। ये इन सभी को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने का मन है तो। वैसे इसका जो सही होगा वह ए वाला आपका सही होगा। और पाँचवें की यदि हम बात करें, किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है? तो जो पांचवा है, इसका आपका जो सही होगा वह आपका ये बी वाला, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की। ठीक है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए पूरे अच्छे से, और उस कहानी को यदि पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपका दूसरा प्रश्न आ गया। यहाँ पर दूसरा निर्देश है, इसको भी पढ़ेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू हो रही है। तो निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। तो प्रश्न 6 से 10, तो 6 लिखा है माइनस करके, डैश करके 10 लिखा है। तो इसमें भी आपसे 6 से 10 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपके टोटल मिला करके 5 प्रश्न हो जाएंगे।
5 प्रश्न उसमें, 5 प्रश्न इसमें। तो नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। देश की आज़ादी में नेहरू जी का योगदान। नेहरू ऐसे व्यक्ति के रूप में विद्यमान हैं जो वैभव में पले, जिन्हें सदा मोटर और हवाई जहाज़ की सुविधाएं प्राप्त रही, जिन्होंने कभी धन का अभाव जाना ही नहीं। वह जन्मजात वैभवशाली एवं सुविधा संपन्न व्यक्ति थे, किंतु नेहरू धूप में गांव-गांव पैदल घूम रहे थे। थकान के बाद चाय पीने को मन करता था तो यहाँ पर जेब में इतने पैसे नहीं कि 5-7 साथी चाय पी सकें, ठीक है। विदेशों में प्रचार के लिए डाक व्यय मुश्किल से ही जुट पाता था। तो इस कहानी को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको उत्तर देने में कोई भी परेशानी न हो। 5-7 यहाँ पर इसको पढ़ ली हमने, इसको पढ़ेंगे। घर में कर्ज बढ़ गया था, चुकाने के लिए माता और पत्नी के जेवर, चांदी के बर्तन और कीमती क्राकरी कलकत्ते के बाजार में चुपके ले जाई गई। माता की मृत्यु हो गई है और क्षय से पीड़ित पत्नी विदेश में पड़ी है। तो ये नेहरू जी की कहानी है, विदेश में पड़ी हैं और देश में दमन चक्र चल रहा था। स्वयं जेल में बंद चिंता से छटपट हो रहे थे, किंतु कर्मयोगी ने जेल की 9 वर्ष को इस यातना भरी अवधि में ही विश्व साहित्य की अमर कृतियां रची। मानसिक वेदनाओं का लंबा इतिहास। आज़ादी मिल तो देश के टुकड़े हो गए, आज़ादी जानवर बन गया। लाखों इंसानों के लंबे काफिले, कुटुंबियों की बेकफन लाशों को छोड़कर राजधानी आ गई। अहिंसा, सत्य, प्रेम, त्याग, सारा दर्शन और आदर्श ध्वस्त हो गए। सारा मतलब ये आदर्श जो भी थे सब ध्वस्त हो गए। सारा दर्शन और आदर्श ध्वस्त हो गए और गांधी की हत्या कर दी गई। भारत गणतंत्र की डगर पर डगमग कदमों से चलना सीख ही रहा था कि चीन ने भारत के गले में मित्रता की एक बाँह डाले दूसरे हाथ से कमर में चाकू भोंक दिया। इस परिस्थितियों में भी उस कर्मयोगी ने साहस का परित्याग नहीं किया। छात्रों, आई होप कि आपको ये कहानी समझ में अच्छे से आ चुका होगा। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेहरू के विषय में देशवासियों की धारणा थी कि वे देश का प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखते थे। इसमें से मतलब A, B, C में से कौन सा सही होगा? तो छठवें का जो आपका सही होगा वह आपका B वाला सही होगा। जन्मजात वैभवशाली एवं सुविधा संपन्न व्यक्ति थे वह, ठीक है, नेहरू जी। और चलिए 7वें को देख लेते हैं। देश की आज़ादी के लिए नेहरू ने क्या नहीं भोगा? तो जो 7वें का आपका सही होगा वह A आपका सही होगा, B सही होगा या फिर C होगा या फिर D होगा। तो आपका जो सही होगा वह D होगा, वैभवपूर्ण जीवन, ठीक है। देश की आज़ादी के लिए नेहरू जी ने क्या नहीं भोगा? तो वह वैभवपूर्ण जीवन। चलिए अब प्रश्न नंबर आपका आ गया 8वां। तो 8वें को भी आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए। विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए भी उनका अमूल्य योगदान किस क्षेत्र में था? तो जो 8वां है, यहाँ पर कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है।
तो जो 8वां है आपके 8वें का जो सही होगा, छात्रों इस 8वें का कौन सा सही होगा? तो अभी कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था कैमरा में, तो अभी हमने उसको ला दिया है, अब ठीक है, आपको वीडियो सही तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अब जो प्रश्न नंबर 8वें है, तो 8वें का आपका कौन सा सही होगा? तो 8वें का देखिए डी वाला सही होगा। 9 वर्ष तक जेल में रहकर भी अमर कृतियों की रचना की, ठीक है, तो वही हमने कहानी में पढ़ा था। और 9वां प्रश्न नंबर आपका आ गया। अब विदेशों में प्रचार के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है, किंतु जितना डाक व्यय चाहिए पूरा नहीं पड़ता, वाक्य का प्रसार है। तो ये कौन सा होगा इसका? तो ये जो 9वां है इसमें आपका सी वाला होगा, मिश्र होगा, ठीक है। सरल और बी, ए आपका सरल है, बी आपका संयुक्त है और डी आपका साधारण है, तो ये आपका सी वाला मिश्र सही होगा बिल्कुल। अब प्रश्न नंबर 10वां आ गया आपका। भारत गणतंत्र की डगर पर चलना सीख ही रहा था कि चीन ने मित्रता की, चीन ने भारत के गले में मित्रता की, एक बाँह डालकर दूसरे हाथ में कमर में छुरा भोंक दिया। तो इसको हमने कहानी में पढ़ा था, ठीक है। तो 10वें का आपका जो सही होगा वह आपका यहाँ पर ये बी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और अब आपका आ गया आगे का प्रश्न, ठीक है। तो इस भी निर्देश को देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15 तक। तो छात्रों 11 से 15 तक आपके प्रश्न रहेंगे। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। काव्यांश। जब एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख झेलते हैं, कभी रूठते हैं, मनाते हैं और फिर गले लगकर मुस्कुराते हैं। जब हम बतियाते हैं एक हो जाते हैं, भाषा भूत हमें पास लाते हैं, पर बिना शब्दों के भी जोड़ते हैं। संगीत के स्वर्ग जिसमें होठ गुनगुनाते हैं, पाँव सिरक जाते हैं, हम तब भी एक होते हैं, ठीक है। जब प्रकृति की गोद में होते हैं, दुनिया से पैर चैन की नींद सोते हैं और सुनहरे सपने की दुनिया सजाते हैं, हम तब भी एक होते हैं। जब भय से सहम जाते हैं, अपने मन के दरवाजे बंद भी कर ले स्वयं को दूसरे से जुड़ा पाते हैं। एक होने का यह भाव बड़ा अजीब है। इसी भाव में यीशु का यश अल्लाह का ताबीज है, गुरु की वाणी है, राम नाम का बीज है, यह परंपरा और संस्कृति की चीज़ है। तो छात्रों इसे भी आपने पढ़ लिया होगा। अब इससे संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछता है, तो इसको भी आपको जवाब देना होगा। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 11 से शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, हम सभी तब मुस्कुराते हैं जब मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे से रूठते हैं, दुख सुख झेलते हैं, या फिर डी आपस में गले लगते हैं। तो जो प्रश्न नंबर आपका 11 है, इसमें आपका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा, ठीक है, आपस में गले लगते हैं, ठीक है। और 12वां भूसा का अर्थ है। तो भूसा का अर्थ क्या है? वेशभूषा या फिर चारा भूसा, सजावट या फिर शोभा। तो इसको यदि आपने पढ़ा होगा, अब इसको थोड़ा समझेंगे ना, तो वेशभूषा का अर्थ है मतलब वेशभूषा, ये कपड़ा वाला वेशभूषा, नहीं कि चारा भूसा आप समझ लें। तो वेशभूषा का अर्थ है वेशभूषा, ठीक है, भूसा का अर्थ है वेशभूषा, ठीक है। तो चारा वाला भूसा मत समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत से छात्र गलती भी कर देते हैं ना इसमें। और प्रश्न नंबर 13, संगीत के स्वर बजाने पर क्या होता है? तो प्रश्न नंबर जो 13 है, इसका आपका देखिए, हम सब के मन जुड़ जाते हैं, तो यही ए वाला आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अब आपका आएगा आगे का प्रश्न। चलिए अब प्रश्न नंबर आपका आ गया 14।
छात्रों प्रश्न नंबर 14 में एक होने के भाव अजीब हैं क्योंकि सभी ईश्वरीय शक्तियाँ की हम पर कृपा है। या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। तो प्रश्न नंबर जो 14 का आपका सही होगा वह आपका यहाँ पर डी वाला होगा। ठीक है, हम सभी का मन जो है करते हैं, मान करते हैं, हम सभी का मान करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 आपका आ गया, सुनहरे सपनों की दुनिया सजाते हैं में अलंकार है। तो सुनहरे सपनों की दुनिया सजाते हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, या फिर अनुप्रास है, या फिर श्लेष है, या फिर यमक है। तो जो प्रश्न नंबर आपका 15 है, इसका आपका यहाँ पर ये 15 का देखिए, इसको भी आपको थोड़ा समझना होगा। 15 का आपका जो सही होगा वह आपका यहाँ पर ये आपका अनुप्रास है, बी वाला सही होगा। ठीक है, और अब आपका आ गया आगे का प्रश्न। तो नीचे वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इसके भी आप निर्देश को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रश्नों को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला खंड था, हिंदी था, फिर दूसरे खंड में आपका आएगा गणित। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके 5 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 20। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। पर्यटन और नेपाल। सवेरे हम अपनी मंजिल काठमांडू की ओर बढ़े। पहाड़ी खेतों में मक्के और अरहर की फसलें लहरा रही थीं। छोटे छोटे गांव और परकोटे वाले घर बहुत सुंदर लग रहे थे। शाम होते होते हम काठमांडू पहुंच गए। आज काठमांडू पर लिखते हुए अंगुलियां काँप रही हैं, वैसे ही जैसे 25 अप्रैल को काठमांडू की धरती काँप रही थी। न्यूज़ चैनल जब घरहरा स्तंभ को भराकर गिरते दिखा रहे थे, मेरा मन बैठा जा रहा था। क्या हुआ होगा धरहरा के इर्द गिर्द फेरी लगा कर सामान बेचने वाले का और उसी बांसुरी वादक का जिसके सुरों ने मन मोह लिया था, और वे पर्यटक जो धरहरा के सौंदर्य में बंधे उसका सौंदर्य निहारते, सब कुछ जानते हुए भी मन यही कह रहा है कि सब ठीक हो। अब आगे की पंक्ति को पढ़ लेते हैं। रात को हम बाजार गए। बाजार इलेक्ट्रॉनिक सामानों से आटा पड़ा था और दुकानों की मालकिनों मुस्तैदी से सामान बेच रही थी। सारे हिमालयी क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अर्थव्यवस्था का आधार औरतें ही हैं, क्योंकि पहाड़ों पर पर्याप्त ज़मीन नहीं होती और रोज़गार के साधन भी बहुत नहीं होते। सो घर के पुरुष नीचे मैदानी इलाकों में कमाने जाते हैं और घर परिवार की सारी जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं। जहां गांव की महिलाएं खेती और शहर की महिलाएं व्यवसाय संभालती हैं। मैंने देखा वे बड़ी कुशलता से व्यावसायिक दांव पेच अपना रही थी। हम पोखरा होते हुए लौट रहे थे। रास्ते भर इच्छादित हिमाच्छादित चोटियाँ आंखें मिचौली खेलती रहीं। ठीक है, राह में अनेक छोटे बड़े नगर गांव और कस्बे आते रहे। नेपाली औरतें घरों में काम करती नज़र आ रही थी। मक्का कटकर घर आ चुकी थी।
उसके गच्छे घर के बाहर खुटियों के सहारे लटके नज़र आ रहे थे। अब हम काली नदी के साथ साथ चल रहे थे। तो छात्रों, इस भी निर्देश को आपने पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन्हीं के जवाब देने हैं सारे के सारे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। पेपर में आपसे यही सब पूछिएगा शुरू में, तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है। तो प्रश्न नंबर 16, काठमांडू पर लिखने के लिए लेखक की अंगुलियां क्यों काँप रही थी? तो जो प्रश्न नंबर आपका 16 है, इसका आपका ए सही होगा। नेपाल ने आया भूकंप याद आ गया था। ठीक है, नेपाल में आया भूकंप जो कि याद आ गया था इसलिए। और 16 का आपका ए सही होगा। और 17, लेखक दुखी और हताश क्यों था? लेखक दुखी और हताश क्यों था इस पंक्ति में, इस निर्देश में? ठीक है, तो 17 का देखिए यहाँ पर ये जो बी वाला सही होगा। न्यूज़ चैनल जब धरहरा स्तंभ दिखा रहे थे। ठीक है। और प्रश्न नंबर 18, नेपाल में अर्थव्यवस्था का आधार औरतें क्यों हैं? तो पुरुष रोजगार के लिए बाहर जाकर काम करते थे, या फिर कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसका देखिए जो प्रश्न नंबर 18 है, इसका आपका ए वाला ही सही होगा, क्योंकि पुरुष रोजगार के लिए बाहर जाकर काम करते थे। ठीक है, तो यदि आपने कहानी को पढ़ा होगा तो आपको ये सारे उत्तर समझ में आ रहे होंगे कि हाँ, इसका यही वाला सही होगा। यदि आप समझे नहीं होंगे तो फिर वीडियो को फिर से देखिए और समझिए, जिससे कि आप हर एक निर्देशों को समझेंगे। जब पढ़ेंगे तभी आप इसके उत्तर को एक बार में ही बता पाएंगे कि इसका कौन सा सही है या फिर इसका कौन सा सही है। ठीक है, चलिए इसके भी पढ़ लेते हैं। फेरी वाले और बांसुरी वादक के लिए लेखक क्यों दुखी है? तो जो प्रश्न नंबर 19 है, इसका भी देखिए आपका ए वाला सही है। भूकंप में वे नहीं बचे होंगे। ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो नेपाली महिलाओं के घरों के बाहर क्या नज़र आ रहा था? तो ये जो प्रश्न नंबर 20 है, इसका आपका जो सही होगा वह आपका यहाँ पर ये सी वाला, मक्का को काटकर गच्छे लटके नज़र आ रहे थे। तो छात्रों, आई होप कि आपका ये खंड का पेपर मैंने सारे को सोल्व कर दिया है। तो छात्रों, अब आपका शुरू होता है खंड ख। तो खंड ख के आपके प्रश्न आएंगे। तो छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये खंड ख सोल्व कराया जाएगा। तो छात्रों, यदि आप इस चैनल पे नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खंड ख की तैयारी के लिए आप कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको खंड ख की वीडियो प्रोवाइड कराई दी जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।